डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिचयन सिद्धांत एवं प्रतिदर्शी बंटन, सैंपलिंग थ्योरी एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आधुनिक युग में अधिकतर अनुसंधान प्रतिचयन विधि द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि सांख्यिकियों का ऐसा विश्वास है कि किसी क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चुनी गई यथेष्ट प्रतिदर्श इकाइयों में से वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो पूरे समग्र में अंतर्निहित होती हैं। इसी विश्वास के कारण हमारे अधिकांश निर्णय, वैज्ञानिक अनुसंधान और दैनिक जीवन की जो सामान्य क्रियाएं हैं, संपूर्ण क्षेत्र की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के गहन अध्ययन पर आधारित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि समष्टि और प्रतिदर्श क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। सांख्यिकी में समष्टि या समग्र का तात्पर्य है कि किसी अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के समुदाय से है जिसमें कुछ विशेषताएं हों और जिनमें से कुछ इकाइयां अध्ययन हेतु चुनी जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संपूर्ण कृषि का उत्पादन। भारत में जब हम जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करते हैं तो कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। एक पुस्तकालय है, उसमें पुस्तकों की संख्या, भारत में कुल कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनकी संख्या, ये सब समष्टि के अंतर्गत आते हैं। प्रतिदर्श से क्या तात्पर्य है? समष्टि की विभिन्न इकाइयों में से प्रतिदर्श यानी सैंपल चुना जाता है। वास्तव में जो प्रतिदर्श है वो समष्टि की इकाइयों का वह अंश होता है जो संपूर्ण समष्टि के अध्ययन हेतु चुना जाता है। इसके बाद जो शब्दावली आती है उसमें प्राचल एवं प्रतिदर्श, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। समष्टि की सभी इकाइयों के अभिलक्षणों के सांख्यिकी मान प्राचल कहलाते हैं, जबकि समष्टि से चुने हुए प्रतिदर्श की इकाइयों के अभिलक्षणों से परिकलित सांख्यिकी का माप प्रतिदर्श कहलाता है। प्रतिदर्श की सहायता से प्राचल का अनभिन्नत अनुमान यानी अनबायस्ड एस्टिमेट लगाया जाता है और उस अनुपात की विश्वसनीयता आंकी जाती है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिचयन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग क्यों की जाती है? वेदरबर्न के अनुसार प्रतिचयन सिद्धांत प्रथम प्रतिदर्श की सहायता के समग्र के लक्षणों का अनुमान लगाने तथा दूसरा अनुमानों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने से संबंध रखता है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें पहला है समष्टि या प्राचल का अनुमान लगाना। प्रतिचयन का जो पहला उद्देश्य है वो प्रतिदर्श का अध्ययन करके पूरे समष्टि के बारे में कम से कम और कम खर्च से अधिकाधिक यथार्थ सूचना उपलब्ध करवाना है। दूसरा परिकल्पना परीक्षण है। प्रतिचयन सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य चुने गए प्रतिदर्शों के अनुसार के आधार पर मूल समष्टि के संबंध में किसी सुनिश्चित परिकल्पना की जांच करना है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें, प्राचल से संबंध किसी मान्यता या परिकल्पना की सहायता से प्रतिदर्श की विश्वसनीयता की परख करना प्रतिचयन सिद्धांत का मुख्य आधार है। अब इसकी प्रतिचयन की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी मेथड्स ऑफ सैंपलिंग कौन कौन से हैं। व्यवहार में एक समष्टि में से जो प्रतिनिधि प्रतिदर्शों का चयन करने की बहुत सी विधियां हैं, जिसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिचयन, या इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, प्रायिकता प्रतिचयन कहते हैं। और दूसरा नॉन रैंडम सैंपलिंग, गैर यादृच्छिक प्रतिचयन, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, गैर प्रायिकता प्रतिचयन। जब हम रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं तो यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचयन विधियों के अंतर्गत प्रतिदर्श की इकाइयां इस प्रकार से छांटी जाती हैं कि समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान ज्ञात संभाव्यता या प्रायिकता होती है।
यानी हर इकाई की चांस रहते हैं कि वो उसमें प्रतिदर्श में शामिल हो। चयन प्रक्रिया पूर्णतः वस्तुनिष्ठ या यादृच्छिक होती है और उस पर व्यक्तिगत अभिनीत या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यादृच्छिक प्रतिचयन पर प्रायिकता नियम लागू किए जा सकते हैं और प्रक्रिया में जो होने वाली प्रतिचयन विचरणशीलता का स्वरूप यथोचित परिशुद्धता के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। जब हम इनको आगे विभाजित करते हैं तो जो रैंडम सैंपलिंग है उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरित प्रतिचयन जिसको कहते हैं, तीसरा है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्रमबद्ध प्रतिचयन, एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बहुचरणीय प्रतिचयन, और एक होता है क्लस्टर सैंपलिंग, गुच्छ प्रतिचयन। जब नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात आती है, तो इसमें जजमेंट सैंपलिंग है, सविवेक प्रतिचयन जिसको कहते हैं, सुविधा एक है कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधा प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग, नियतांश प्रतिचयन और स्केलशियल सैंपलिंग, अनुक्रमिक प्रतिचयन। जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन की बात करते हैं, तो यह प्रतिचयन की वह विधि है जिसके अनुसार समष्टि की प्रत्येक इकाई के जो प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान संभावना होती है तथा सभी संभव प्रतिदर्शों के चुने जाने की प्रायिकता समान होती है। प्रतिदर्श में इकाइयों की चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से देव या अवसर पर छोड़ दी जाती है और यह चयनकर्ता की अभिनति या स्वेच्छा पर निर्भर होती है। इसमें यादृच्छिक जो प्रतिचयन है उसमें जो मुख्य रूप से दो विधियों का चयन किया जाता है, या तो लॉटरी विधि है, कई बार कोई भी अपने उसमें से चुनाव करते हैं समग्र में से, तो लॉटरी विधि से इनका जो उसका चयन किया जाता है। इस विधि के अनुसार समष्टि की सभी इकाइयों के जो नाम या उनके जो क्रमांक या जो समान आकार के रंग स्वरूप पर्चे पर लिख के और उन्हें अच्छी तरह मिला के एक डब्बे में डाल दिया जाता है और फिर उसमें से वो एक एक करके निकाला जाता है जितने सैंपल लेने होते हैं। दूसरा जो इसमें है लॉटरी जो विधि के अलावा इसमें जो सेकंड है वह है यादृच्छिक संख्याओं की सारणी का प्रयोग किया जाता है, यानी एक टेबल्स बना ली जाती है और उसके अनुसार एक रैंडमली किसी भी जो उसको इकाई को चुन लिया जाता है। स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग है, स्तरित जो प्रतिचयन है, यह प्रतिचयन की वो विधि है जिसके अनुसार समष्टि की समग्र इकाइयों में से प्रतिदर्श इकाइयों का चयन नहीं किया जाता वरन बल्कि समष्टि को सुनिश्चित विशेषताओं के आधार पर सजातीय स्तरों में बांटकर उन सत्रों में से सरल यादृच्छिक प्रतिचयन इकाइयां चयन कर ली जाती है। मीन्स जितने जो पॉपुलेशन है उसको स्टेटा में बांट लिया जाता है, विभिन्न उसको वर्गों में बांट लिया जाता है, खंडों में बांट लिया जाता है और फिर प्रत्येक खंड से उसमें उसका रैंडम के आधार पर इकाइयों का चयन किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मेथड है जो सैंपलिंग का जिसमें अपने डिस्कस करते हैं वो है क्लस्टर सैंपलिंग, गुच्छ प्रतिचयन। गुच्छ प्रतिचयन में जो इस विधि के अनुसार समष्टि को कुछ सुनिश्चित गुच्छों यानी जो क्लस्टर में बांट लिया जाता है या उपवर्गों में विभाजित करके उन उपवर्गों का एक सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चुना जाता है, यानी उनमें से फिर रैंडम सैंपलिंग की जाती है। इस प्रकार चयनित गुच्छों की सभी इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल किया जाता है। एक इसमें सिस्टमेटिक जो सैंपलिंग है यानी क्रमबद्ध प्रतिचयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का एक ऐसा रूपांतर है जिसके अनुसार प्रतिदर्श की प्रथम इकाई का चयन समष्टि में से यादृच्छिक रूप से किया जाता है तथा शेष इकाइयां एक सुनिश्चित समान अंतराल पर स्वतः ही प्रतिदर्श में शामिल कर ली जाती है। एक निश्चित क्रम के पश्चात को अपने आप उसमें शामिल कर ली जाती है। एक मल्टी स्टेज जो सैंपलिंग है बहुगुणी प्रतिचयन है। बहुगुणी प्रतिचयन प्रणाली के अंतर्गत प्रतिदर्श इकाइयां 2 या 3 या अनेक चरणों में चयनित की जाती हैं। अलग अलग जो चरण होते हैं, सर्वप्रथम समष्टि को प्रथम चरण की इकाइयों में बांटकर और उसमें एक रैंडम बेसिस पे प्रतिदर्श निकाला जाता है
फिर उन पर चयनित प्रतिदर्श इकाइयों के दूसरे चरण के उप प्रतिदर्श चयनित किए जाते हैं। तो इसी प्रकार यदि आवश्यक हो तो तीसरे और चौथे चरण के उप प्रतिदर्श निकाले जाते हैं। कोटा सैंपलिंग नियत मात्रात्मक प्रतिचयन चयनकर्ता के निर्णय विवेक पर आधारित एक गैर यादृच्छिक गैर प्रायिक रीति है, जिसके अंतर प्रत्येक गणनाकार को समष्टि की कुछ विशिष्ट जो अभिलक्षण होते हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र, आयु वर्ग, लिंग, जाति आदि के आधार पर अनुसार वर्गीकृत जो प्रतिदर्श इकाइयों को पूर्व निश्चित और नियत मात्रा दे दी जाती है और उन नियतांशों के अधीन प्रतिदर्श इकाइयों का चयन गणनाकार स्वेच्छा और अपने विवेक के अनुसार करता है। तो इस तरह से एक इसी में जो रैंडम सैंपलिंग में है वो सीक्वेंशियल सैंपलिंग है, अनुक्रमिक। इस विधि के अनुसार जब एक समष्टि में से प्रतिदर्श इकाइयों के समूह क्रमवार एक एक करके निकाले जाते हैं और अगले प्रतिदर्शों का चयन पिछले प्रतिदर्शों के विश्लेषण के प्राप्त निर्णयों के आधार पर किया जाता है। जब हम नॉन सैंपलिंग की बात करते हैं तो इसमें जो नॉन सैंपलिंग में जो मेथड्स हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉन सैंपलिंग के अंतर्गत है जो मेथड्स यूज किए गए थे नॉन सैंपलिंग में, उसमें जजमेंट कई बार जो गणन करता है वो अपने सहविवेक के आधार पर प्रतिचयन करता है। दूसरा सुविधा प्रतिचयन है, इसमें कई बार उसको जिस रूप में उसको सुविधा होती है उसी प्रकार उन इकाइयों का चयन करता है। कई बार वो एक निश्चित कोटा भी बना देता है जिसमें उसके आधार पर वो उस कोटे के हर कोटे में से इकाइयों का चयन करता है और एक अनुक्रमिक है, यानी एक निश्चित क्रम के पश्चात इनका चयन करता है। तो ये कुछ सैंपलिंग की जो विधियां हैं जिसके आधार पर हम सैंपल का चुनाव करते हैं। जब भी कोई स्टडी की जाती है, जब भी कोई गणना की जाती है, तो कई बार क्या होता है कि सैंपलिंग एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। बिना सैंपलिंग के कई बार गणना करना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से इन विधियों का प्रयोग करके और हम जो सैंपल का चुनाव कर लेते हैं। थैंक यू।